कुछ लापता व्यक्ति के मामले एक सामान्य पैटर्न का पालन करते हैं और वे जल्दी सुलझ जाते हैं। ऐसे मामलों में व्यक्ति लापता होने के कुछ दिनों में सबूतों से मिल जाता है और परिवार के पास भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ मामले कहीं ज्यादा जटिल होते हैं क्योंकि उनमें ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती और अक्सर वे सालों या यहाँ तक कि दशकों तक अनसुलझे ही रह जाते हैं। नंबर 10। 1974 में 40 वर्षीय गैब्रियल कैपारिनो यॉर्कटाउन हाइट्स, न्यूयॉर्क में कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव थे। उस साल उनकी गुमशुदगी अब तक अनसुलझी है और जांचकर्ता दशकों से उनके मामले को लेकर परेशान है। गैब्रियल जनरल फूड्स में कंपनी के कॉफी डिवीजन के एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत थे। 1974 में वे इसी हैसियत से न्यू ऑरलियंस गए, लेकिन न्यूयॉर्क नहीं लौटे और तब से कोई उन्हें नहीं देख पाया। यह यात्रा लगभग एक हफ्ते की होनी चाहिए थी और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहरने के दौरान गैब्रियल ने अपनी पत्नी और किशोर बच्चों को संपर्क में रहने के लिए फोन किया। 7 मार्च को उन्होंने आखिरी बार बात की और बताया कि वे रात में बाहर जाएंगे। उन्होंने पत्नी से कहा कि वे गाड़ी चलाकर फ्रेंच क्वार्टर जाएंगे और जैज संगीत सुनेंगे और उसी रात बैग पैक कर अगली सुबह घर लौटेंगे। ये साफ नहीं कि वे जैज क्लब गए या नहीं, पर वे अगली सुबह फ्लाइट के लिए नहीं पहुंचे। जब पुलिस ने उनके होटल के कमरे की जांच की तो उन्हें उनके सभी निजी सामान मिले, जिनमें उनका सामान और अपने परिवार के लिए लाए गए उपहार भी शामिल थे। उनका प्लेन टिकट कमरे में था, लेकिन गैब्रियल का कोई पता या संकेत नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। जांच के शुरुआती 4 दिन बेकार गए क्योंकि किसी ने यह सूचना नहीं दी कि उसने गैब्रियल को उनकी गुमशुदगी से एक रात पहले देखा था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक सुराग तब मिला जब मामला ठंडा पड़ने वाला था। 3 लोग जिन्हें सभी ने हिप्पी बताया था, उनकी उम्र 20 से 29 साल के बीच थी और वे न्यू ऑरलियंस के एक सीयर्स स्टोर में घुसे। उन्होंने कुछ कपड़े और एक कैमरा चुना जिसे वे खरीदना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया तो कैशियर ने गड़बड़ी महसूस की क्योंकि वे गैब्रियल के कार्ड से भुगतान कर रहे थे। पहचान पत्र मांगने पर एक आदमी ने गैब्रियल का ऑल स्टेट इंश्योरेंस कार्ड दिखाया और कैशियर ने बिक्री पूरी कर दी। गायब व्यक्ति की किराए की कार स्पेन और रैम्पार्ट सड़कों के पास एक स्कूल के बाहर मिली। चाबियां अब भी लॉक में ही थीं। ये साफ था कि जो भी उसे वहां छोड़कर गया था उसने कार को अच्छी तरह से साफ कर दिया था। यहीं से जांच बेहद जटिल हो गई थी। अफवाह थी कि गैब्रियल जासूस था और न्यू ऑरलियंस जाने से पहले उसने तनख्वाह से $19,000 एडवांस लिया। कयास थे कि वह कई महिलाओं से जुड़ा था, लेकिन बाद में पता चला कि जनरल फूड्स के एक पूर्व FBI कर्मचारी ने ये झूठी बातें बनाई थी और कारण नहीं बताया। सूत्र नहीं बताते कि गैब्रियल का कार्ड इस्तेमाल करने वाले उन 3 लोगों का पता चला या नहीं, लेकिन उन्हें उसकी गुमशुदगी का जिम्मेदार नहीं माना गया। उसके परिवार को लगता है कि वह साजिश का शिकार हुआ, लेकिन जानकारी न मिलने से गैब्रियल का मामला अभी भी रहस्य है। जो भी व्यक्ति इस मामले के बारे में और जानकारी रखता है वह न्यू ऑरलियंस पुलिस विभाग से 5048212222 पर संपर्क कर सकता है। गैब्रियल का केस नंबर MP 1711 है। नंबर 9। जब 47 वर्षीय एरिक कैम्पबेल सितंबर 2024 में कैलिफोर्निया के अपने कैंपसाइट से लापता हो गए तो जांचकर्ताओं को लगा कि शायद वो बस रास्ता भटक गए हैं और अंततः मिल जाएंगे। लेकिन सब बदल गया जब पता चला कुछ दिन पहले उनका सामना भालू से हुआ था। एरिक कैलिफोर्निया के यूरिका से है और सूत्रों के मुताबिक उनकी शादी या रिश्ते की जानकारी स्पष्ट नहीं है। उनके पास 2 कुत्ते और 1 बिल्ली थी जिनकी वह देखभाल करते थे। एरिक एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित थे जिसमें अगर वह अपनी निर्धारित दवा ना ले तो उन्हें दौरे पड़ सकते थे। ऐसे समय में वे अक्सर भ्रमित और असमंजस में रहते थे, इसलिए कुछ लोगों को लगा कि उनकी गुमशुदगी किसी चिकित्सीय कारण से हुई थी। सितंबर में एरिक पैट्रिक क्रीक इलाके में पहुंचे और शेली क्रीक कैंप ग्राउंड के पास हाईवे 199 के नज़दीक डेल नॉर्थ काउंटी में कैंप लगाने की जगह ढूंढ ली। वह पहले भी कई बार उस इलाके में कैंप कर चुके थे,
इसलिए वहां के रास्तों और माहौल से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो अपने दोनों कुत्तों बिल्ली को साथ ले गए थे और रोज परिवार को फोन करके जंगल के अपने अनुभव साझा करते थे। लेकिन 16 सितंबर को वो उनसे संपर्क नहीं कर पाए और उसके बाद उनके परिवार ने एरिक से फिर कभी कोई खबर नहीं सुनी। उनके परिवार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने उस दिन रात 8 बजे से ठीक पहले आखिरी बार उनसे बात की थी और जब वे उनसे संपर्क नहीं कर पाए तो उन्होंने उनकी तलाश करने का फैसला किया। वे पैट्रिक क्रीक पहुंचे और उनका कैंप लगाने का स्थान ढूंढ लिया। कुछ भी असामान्य नहीं लगा और उन्हें किसी भी तरह की झड़प या गलत हरकत के कोई संकेत नहीं मिले। उनकी कार की चाबी, कैंपिंग का सामान, ड्राइवर लाइसेंस, पैसे, सिगरेट और मोबाइल फोन सब वही थे। उनकी टोयोटा पिकअप ट्रक खुली बोनट के साथ मिली, जिससे लगता है शायद इंजन में समस्या थी। इलाके की तलाशी में पास के नाले में जूतों के निशान मिले, पर यह नहीं पता चला कि वे एरिक के थे या किसी और हाइकर के। उनके न मिलने पर परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि दवा उनके पास थी या नहीं ये मालूम नहीं था। बाद में सभी पालतू सुरक्षित मिल गए और परिवार को लौटा दिए गए। उन्होंने बताया कि एरिक ने गायब होने से पहले भालू भगाने की बात कही थी। भालू अपने 2 बच्चों के साथ आया, लेकिन एरिक ने पत्थर फेंककर उन्हें भगा दिया। अभी तक पता नहीं चला कि भालू लौटे थे या एरिक की गुमशुदगी के लिए वे ही जिम्मेदार थे। एरिक की नीली आंखें, भूरे बाल है और वह 5 फुट 7 इंच लंबा है। उसका वजन लगभग 150 पाउंड है और उसे गहरे हरे जालीदार शर्ट व वॉकिंग शूज में देखा गया था। जो भी इस मामले में कोई जानकारी दे सकता है, उससे अनुरोध है कि वो डेल नॉर्थ काउंटी शेरिफ कार्यालय से 707-464-4191 पर संपर्क करें। नंबर 8। कुछ चौंकाने वाले गुमशुदा व्यक्ति मामलों में प्रियजनों के बयानों में असंगतियां मिलती हैं, जैसे एडवर्ड स्प्रिंकल डब्स जूयर का मामला, जो 9 जून 1981 से लापता हैं। उस समय डब्स हेज विलियम्स इनकॉर्पोरेटेड नामक पब्लिक रिलेशंस कंपनी में उपाध्यक्ष थे, जो न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू पर थी। जिस दिन की बात हो रही है, उस दिन वे लगभग 5:05 शाम को अपने ऑफिस से निकले और उन्हें शायद कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने इमारत से बाहर जाते हुए देखा गया था। अगले दिन दोपहर को उनकी एक लंच मीटिंग निर्धारित थी, लेकिन अपने सामान्य स्वभाव के विपरीत वे वहां नहीं पहुंचे। उनके बॉस तुरंत चिंतित हो गए, क्योंकि एडवर्ड समय के बहुत पाबंद और पेशेवर माने जाते थे। इसी वजह से एडवर्ड के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 3 साल की नौकरी में एडवर्ड कभी देर से नहीं आए और ना ही लेखन की डेडलाइन मिस की। इसलिए उनकी अचानक गुमशुदगी से सभी चिंतित हो गए और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ऐसी राह पर गई जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। एडवर्ड को बहुत सावधान और व्यवस्थित माना जाता था, इसलिए उसके दोनों कुत्तों का अपार्टमेंट में अकेले मिलना चिंता की बात थी। पता चला कि उसने अपनी कार अपने साथ रहने वाले बॉयफ्रेंड माइकल को दी थी, लेकिन एडवर्ड के बॉस ने बताया कि वह गायब होने से पहले रिश्ता खत्म करने वाला था। कुछ लोग मानते हैं कि माइकल का एडवर्ड केस में हाथ था, पर यह साबित नहीं हुआ। माइकल ने बताया कि उसने 9 जून को एडवर्ड को बेथेल ट्रेन स्टेशन पर छोड़ा था और उसी दिन शाम 4 बजे उससे फोन पर बात की थी। उसे करीब 7:30 बजे लौटना था, लेकिन माइकल जब स्टेशन पहुंचा तो वो वहां नहीं था। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एडवर्ड को ट्रेन में देखा, लेकिन वे नहीं बता सके वो कहां उतरा या कब देखा। उसकी कार उसके गायब होने के बाद 2 बार लावारिस मिली और बाद में माइकल ने माना कि उसने एरिक के चेक भुनाने के लिए उसका हस्ताक्षर जाली किया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि एडवर्ड के गायब होने के बाद उसने पुलिस से अपने अपहरण और हमले के बारे में झूठ बोला था, और उसने यह भी जोड़ा कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह पुलिस द्वारा बार बार पूछताछ किए जाने से थक गया था। इंटरव्यू के बाद माइकल राज्य छोड़कर न्यूयॉर्क चला गया। 6 जुलाई को ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पर एक नागरिक को माइकल का लेदर बैग और रिकॉर्ड बुक मिली। साथ ही पता चला कि एडवर्ड के घर से कई कीमती चीजें गायब थीं। ऐसा माना जाता है कि माइकल ने कीमती चीनी मिट्टी के बर्तन और फर्नीचर बेच दिए, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि वही जिम्मेदार था। आज भी रहस्य है कि एडवर्ड कनेक्टिकट या न्यूयॉर्क में गायब हुआ
लेकिन जुलाई में किसी ने उसके क्रेडिट कार्ड से न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की फ्लाइट बुक की थी। जो भी व्यक्ति जानता है कि एडवर्ड के साथ क्या हुआ या इस मामले की जानकारी आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, उसे न्यूटाउन पुलिस सेवा विभाग से 203 पर संपर्क करना चाहिए। 42658441। नंबर 7। 22 साल की जूडिथ थ्रेकल के गायब होने का मामला परिवार और जांचकर्ताओं को सालों से परेशान कर रखा है, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके से लापता हुई थी और किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। जूडिथ अपने भाई बहनों में अकेली लड़की थी और उसका परिवार बताता है कि वह घर पर रहना, दोस्तों से मिलने से ज्यादा पसंद करती थी। वो अपने भाई के शौकों में कम दिलचस्पी रखती थी और अपनी कार न होने के कारण सिल्वर क्रीक न्यूयॉर्क में अक्सर घूमती नजर आती थी। यही वह कर रही थी जिस दिन वह गायब हुई थी, 8 मार्च 1976 को। उसके भाई डैनी ने पुलिस को बताया कि वह सेंट्रल एवेन्यू पर गाड़ी चला रहा था। तभी उसने जूडिथ को घर जाते देखा और उसे लिफ्ट देने के लिए रुका। उसने विनम्रता से मना किया, कहा कि वह पैदल ही आगे जाना चाहती है और डैनी चला गया। वह अभी एंडरसन ली लाइब्रेरी गई थी। यह जेकल एवेन्यू पर उसके घर से 2 ब्लॉक दूर था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। उसी शाम को जब उसका परिवार उसे नहीं ढूंढ पाया तो वे चिंतित हो गए और उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सिल्वर क्रीक पुलिस विभाग में दर्ज कराई, जो अब अस्तित्व में नहीं है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने उसे देखा था इससे पहले कि डैनी ने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह अचानक हवा में गायब हो गई हो। जब उसके मामले में कोई प्रगति नहीं हो पाई तो उसके परिवार ने एक निजी जासूस को नियुक्त किया, जिसने और सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। आने वाले वर्षों में जब पुलिस विभाग बंद हो गया तो जूडिथ की मूल केस फाइल नष्ट कर दी गई और निजी जासूस का नाम केवल परिवार के एक सदस्य को पता था, जिनका अब निधन हो चुका है। आखिरकार उसका मामला चाटुक्वा काउंटी शेरिफ कार्यालय तक पहुंचा और बाद में उसकी केस रिकॉर्ड एक असंबंधित हत्या मामले की फाइल में मिला। जांचकर्ता उस डंप ट्रक ड्राइवर से बात करना चाहते हैं जो जूडिथ की गुमशुदगी के समय इलाके में था। वे सिल्वर क्रीक पुलिस विभाग में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से, साथ ही उस निजी जासूस से भी बात करना चाहते हैं जिसने उसका मामला संभाला था, लेकिन अब तक वे इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। जूडिथ के परिवार के गुजर जाने के बाद उसके बचे हुए सदस्य जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था और किसी भी नई जानकारी के लिए पुलिस से संपर्क करने की अपील की है। आखिरी बार उसे खाकी शर्ट, जीन्स, नीला स्वेटर, नेवी स्वेट कोट और भूरे बूट्स में देखा गया था। उसके भूरे बाल, नीली आंखें थी, लंबाई 5 फीट 11 इंच और वजन 130 पाउंड था। अगर आपको या आपके जानने वाले किसी भी व्यक्ति को जूडिथ के बारे में कोई जानकारी है तो आपसे अनुरोध है कि चटाउक्वा काउंटी शेरिफ कार्यालय से 716 753 4232 पर संपर्क करें। उसका नेमस केस नंबर MP 93325 है। नंबर 6। 34 वर्षीय फिलिप मैडलॉक के लापता होने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दुर्भाग्यवश संदेह है कि उनके साथ किसी आपराधिक वारदात की आशंका है और अब वे जीवित नहीं हैं। वो जून 2017 में लिंकन, नेब्रास्का से लापता हुए और अब तक नहीं मिले हैं। उस साल 28 जून को फिलिप ने अचानक दोस्तों और परिवार से संपर्क बंद कर दिया, जो सबको असामान्य लगा। उस तारीख से पहले के हफ्तों में उन्होंने कुछ चिंताजनक टिप्पणियां की थी और जब वह योजना के अनुसार घर नहीं पहुंचे तो उनके परिवार को उनकी भलाई की चिंता होने लगी। उनके भाई ने 10 जुलाई को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि वो लगभग 2 हफ्तों से उनका कोई संपर्क नहीं था और उनका कोई भी परिचित उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। पुलिस को बताया गया कि गायब होने से पहले फिलिप ने अपनी जान को खतरा बताया था। परिवार ने बताया कि डोमिनिकन रिपब्लिक से लौटने के बाद उनका व्यवहार बदल गया था। उन्होंने परिवार को बताया कि यात्रा में एक महिला मिली थी और उन्होंने उसे घर खरीदने के लिए पैसे भेजने का फैसला किया। परिवार को सबसे ज्यादा चिंता थी कि फिलिप ने कैलिफोर्निया के गैंग से $2000 उधार लिए थे और अब उनके पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं थे। वापसी पर उन्हें लगा कि वे लोग उसे ढूंढने आएंगे, इसलिए उन्होंने कहीं छुपने का फैसला किया।
उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका से पूछा कि क्या वह कुछ समय के लिए उसके घर पर रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी जान जा सकती है। उन्होंने बताया कि उनके फोन पर अनजान नंबरों से अजीब मैसेज आ रहे थे। उन संदेशों में पुराने घर की तस्वीरें थीं, जिससे उन्हें चिंता हुई। तब एक महिला के परिवार ने उन्हें धमकी दी थी, जो कह रहे थे कि फिलिप उसके बच्चे के पिता हैं, जबकि उन्होंने इसे नकार दिया था। जांच के परिणाम स्वरूप पुलिस को यह विश्वास हुआ कि 2 आदमी, डोमिनिक जी अग्विरे और पॉल ए क्लार्क, फिलिप की गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार है और उन्हें ढूंढकर हिरासत में ले लिया गया। सिद्धांत यह है कि वे फिलिप को ढूंढने में कामयाब हो गए, जिसके बाद उन्होंने उसके बकाया कर्ज को लेकर उस पर हमला किया। कहा जाता है कि उसे कई जगहों पर ले जाया गया और उसकी हत्या के बाद फिलिप का शव एक फार्म पर ले जाकर अपराध छुपाने की कोशिश की गई। दोनों संदिग्धों पर क्रमशः प्रथम श्रेणी के हमले और अपहरण की कोशिश के आरोप तथा हमले और हथियारों से जुड़े आरोप लगे। अग्विरे ने जुर्म कबूल किया। क्लार्क ने आपत्ति न करने की दलील दी। दोनों पुरुषों के खिलाफ हत्या के आरोप बाद में हटा दिए गए, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने फिलिप की जान ली थी। लेकिन फिर भी उन्हें 60 से 80 साल की सजा सुनाई गई। उन्होंने फार्म का स्थान बताया और तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिलिप अभी भी लापता है और उनका परिवार इस मामले में किसी निष्कर्ष के लिए बेताब है। उन्होंने अनुरोध किया है कि अगर किसी के पास फिलिप के मामले से जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी है तो वह लिंकन पुलिस विभाग से 4024417718 पर संपर्क करे। नंबर 5, 25 वर्षीय चेल्सी कोए उन कई महिलाओं में से एक हैं जो 2017 में दक्षिणी ओहायो क्षेत्र में लापता हो गई थीं। अधिकारियों ने बताया कि कई मामले उस समय इलाके में अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार बढ़ने से हुए थे। कुछ मामलों का दुखद अंत हुआ जब लापता लोगों के शव मिले, और कुछ मामलों को नजरअंदाज कर दिया गया जब यह मान लिया गया कि वे बस किसी और इलाके में चले गए हैं या उन्होंने घर लौटने का फैसला नहीं किया है। चेल्सी के लापता होने से ठीक पहले उसने अपने पिता को खो दिया था, जब उन्होंने एक अवैध नशीला पदार्थ इस्तेमाल किया और उनकी मृत्यु हो गई। बाद में परिवार ने बताया कि इसका उस पर गहरा असर पड़ा और वो भावनात्मक रूप से संघर्ष करने लगी। दुर्भाग्यवश उसने भी गैर कानूनी नशीले पदार्थों का सहारा लिया और परिवार का समर्थन होने पर भी उसकी जिंदगी बिगड़ने लगी। वह खतरनाक लोगों के एक समूह के साथ जुड़ने लगी और सूत्रों के अनुसार अपनी लत को पूरा करने के लिए कभी कभी सड़क पर देह व्यापार करती थी ताकि पैसे कमा सके। वह अपने प्रियजनों से कम संपर्क करने लगी, जिससे उन्हें चिंता होने लगी। गायब होने से कुछ महीने पहले चेल्सी ने पुलिस को कार चोरी की रिपोर्ट की थी, लेकिन इसका उसकी गुमशुदगी से कोई संबंध नहीं माना गया। इसके बाद वो मियामिसबर्ग चली गई और परिवार ने पुलिस को बताया कि वो एक बुजुर्ग आदमी के साथ रह रही थी, जिससे वे कभी नहीं मिले थे। बताया गया कि वे लोअर मियामिसबर्ग रोड के एक घर में रह रहे थे, जिससे संपर्क और भी मुश्किल हो गया था। सितंबर में चेल्सी की मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि वह महीनों से बेटी के संपर्क में नहीं थी। फिर पता चला कि जून या जुलाई के बाद से चेल्सी को किसी ने नहीं देखा था, जिसके बाद खोज अभियान शुरू हुआ। चेल्सी की मां जानती थी कि वह पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जानना चाहती थी, इसी कारण वह गायब होने से पहले परिवार से जुड़ी रही। सितंबर में आखिरकार वे नतीजे आ गए और उसकी मां ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चेल्सी इस इलाके में 18 महीनों में गायब होने वाली छठी महिला थी, इसलिए पुलिस ने उसका मामला गंभीरता से लिया और उसके साथ रहने वाले आदमी से पूछताछ की। उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह पता चला है कि वह जांचकर्ताओं के प्रति असहयोगी हो गया था। हालांकि माना जाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह गैर कानूनी नशीले पदार्थों से जुड़ा हुआ था। एक अहम व्यक्ति की पहचान हुई है, लेकिन चेल्सी मामले की जांच पूरी होने तक उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। जिस संपत्ति पर वह रह रही थी वह 3 दिन तलाशी हुई और पुलिस प्रवक्ता के अनुसार कुछ सबूत मिले हैं, पर उनकी प्रकृति अज्ञात है। इस मामले में कई सिद्धांत हैं, जिनमें यह भी है कि चेल्सी उस समय इलाके में सक्रिय सीरियल किलर की शिकार थी। कई लोग मानते हैं कि जिस आदमी के साथ वो रह रही थी
वो जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा जानता है और हो सकता है कि वही पहले उल्लेखित अहम व्यक्ति हो। इस मामले की जांच जारी है, लेकिन अब तक कोई और सुराग नहीं मिला है और चेल्सी का क्या हुआ यह अब भी अज्ञात है। उनके बाल स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड, आंखें नीली, कद 5 फीट 6 इंच और वजन 140 पाउंड बताया गया है। उन्हें उनके कूल्हे पर लव और पीठ के निचले हिस्से पर सितारों के टैटू से पहचाना जा सकता है। जो भी चेल्सी को ढूंढने में मदद कर सकता है वहां मायामिसबर्ग पुलिस विभाग से 937-866-3303 पर संपर्क करें। उनका केस नंबर MP 40215 है। नंबर 4, शेरी स्मिथ। लापता 26 वर्षीय ब्रायन गैरेट की मां कई सालों तक बेटे के जीवित होने की उम्मीद करती रहीं। फरवरी 2025 में उन्हें शक हुआ कि वह किसी आपराधिक वारदात का शिकार है और जिससे वह पूरे समय बात कर रही थी वह असल में कोई और था। जून 2018 में ब्रायन लॉन्गव्यू टेक्सास में था जब वो अचानक लापता हो गया। सूत्रों में तारीख को लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि उसे दिसंबर 2017 में आखिरी बार देखा गया, जबकि अन्य के अनुसार जून 2018 के बाद से नहीं देखा गया। अजीब ये था कि वो और उसका परिवार लॉन्गव्यू में रहते थे, लेकिन उसका परिवार ब्रायन से कभी नहीं मिला और सिर्फ ईमेल से ही बात करता था। वह समय समय पर अपने परिवार से संपर्क करता था और कहता था कि उसने कुछ समय के लिए खुद को छुपा कर रखने का फैसला किया है। हालांकि उसके संदेशों में कभी यह नहीं बताया गया कि उसे ऐसा करना क्यों जरूरी लगा। शेरी अक्सर उससे कहती थी कि फोन या वॉइस नोट भेजे ताकि उसकी आवाज सुन सके, लेकिन वो हर बार कोई बहाना बनाकर टाल देता था। समय के साथ शेरी को शक हुआ कि कुछ गलत है और 2 साल ईमेल के बाद वह मान गई कि कोई और उसे संदेश भेज रहा है। या तो ब्रायन मुसीबत में है या वो किसी आपराधिक वारदात का शिकार हुआ है। संदेशों में ऐसे स्लैंग थे जो ब्रायन आमतौर पर नहीं बोलता। वाक्यों की बनावट अजीब लग रही थी और 2 साल की बातचीत के दौरान उसके जवाब और भी ज्यादा सामान्य से होते गए। वह व्यक्तिगत सवालों के जवाब देने से बचता था और शेरी जिन यादों की बात करती थी उनके बारे में चर्चा करने से भी कतराता था। आखिरकार मेटाडेटा से पुलिस ने पता लगाया कि कोई ब्रायन बनकर उसकी गुमशुदगी की जांच टालना चाहता था। अब माना जाता है कि ब्रायन की जून 2018 में किसी साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी और उसकी गुमशुदगी के लिए 4 लोग जिम्मेदार थे: डेरेक पोप, डेविड थॉम्सन, जोई रॉजर्स और कैटलिन जेन्स गैरेट। गिरफ्तारी के बाद इस समूह ने जांचकर्ताओं को बताया कि ब्रायन की हत्या करने के बाद उन्होंने उसे एक खास जगह पर दफना दिया था, लेकिन उस जगह की तलाशी लेने पर कुछ भी नहीं मिला। 2025 में आग लगाए गए एक वाहन में अवशेष मिले और यह पता चला कि वह कार आरोपियों में से एक की थी। मौके से एक फावड़ा और 2 धारदार हथियार भी बरामद किए गए और सड़न के संकेत मिले। उस साल फरवरी में काउंटी रोड 1591 के किनारे एक जंगल वाले इलाके में बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ और नहीं मिला। कार में मिले अवशेष किसके हैं यह DNA जांच में देरी के कारण पता नहीं चल पाया है। ब्रायन के परिवार वाले अब भी इस मामले में क्लोजर का इंतजार कर रहे हैं और जिनके पास कोई भी जानकारी हो वे कन्नापोलिस पुलिस विभाग से 704-920-4000 पर संपर्क करें। ब्रायन का केस नंबर MP 88387 है। नंबर 3, जुलाई 2016 में 26 साल की सिंथिया मार्टिनेज के माता पिता ने उसके जन्मदिन के कुछ दिन बाद ओरेगन के काइजर में डैनीज रेस्टोरेंट में जश्न मनाने के लिए खाना खिलाया। लंच पर उसने माता पिता को बताया कि वह उसी रात क्विंसेनेरा में जा रही है। आखिरी बार वे उसे 15 जुलाई शाम करीब 5 बजे कार्यक्रम के लिए निकलते हुए देखे थे। उसकी मां एंजेलिका ने करीब 10:30 बजे उसे मैसेज किया यह जानने के लिए कि वह कैसी है और सिंथिया ने जवाब दिया कि वह अभी भी पार्टी में है। उसने कहा कि वह केक कटने का इंतजार कर रही है। एंजेलिका ने उसे रात का आनंद लेने और सावधानी बरतने को कहा। अगले दिन रविवार को परिवार को सिंथिया के जन्मदिन ट्रैकिंग पर जाना था। एंजेलिका ने उसे बताया कि वह चर्च सेवा में शामिल होने के बाद दोपहर 1 बजे उसे मैसेज करेगी
लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। शुरुआत में उसे लगा कि सिंथिया पार्टी के बाद देर तक सो रही होगी, और जब उस दोपहर 5:30 बजे तक किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं मिली थी तो एंजेलिका ने अपने बाकी बच्चों को फोन किया कि क्या वे उससे संपर्क में थे, लेकिन किसी ने भी नहीं किया था। परिवार चिंतित था, इसलिए उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन सिंथिया 26 साल की होने के कारण पुलिस ने इसे लापता मामला मानने से हिचकिचाया और माना कि उसने खुद संपर्क न करने का फैसला किया होगा। लापता व्यक्ति की रिपोर्ट 17 जुलाई को दर्ज हुई और उस रात की घटनाओं की समय रेखा बनने लगी। सिंथिया के दोस्तों ने बताया कि एंजेलिका को आखिरी बार मैसेज करने के बाद वे सभी टकीला नाइट्स बार गए। एंजेलिका और उनके पति सीजर बार में गए और उस रात की सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें दिखा कि सिंथिया करीब 11 बजे वहां पहुंची थी, अपने एक दोस्त और 2 ऐसे पुरुषों के साथ जिन्हें वे नहीं पहचानते थे। ग्रुप बार में थोड़ी देर रुका, फिर सिंथिया की दोस्त और दोनों पुरुष साथ चले गए। सिंथिया 15 मिनट बाद अकेले बाहर गई, फिर लौटी और कुछ देर बाद एक और आदमी के साथ बाहर चली गई। यही आखिरी बार था जब उसे देखा गया। अनुमान है उस आदमी ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन फिर क्या हुआ यह अज्ञात रहा। जब और जानकारी नहीं मिली तो सिंथिया को ढूंढने में मददगार सूचना देने पर $10,000 इनाम घोषित किया गया। इस मामले में जेमे अल्वारेज ओलिवेरा को इस मामले में पूछताछ के लिए अहम व्यक्ति बताया गया है, लेकिन पुलिस ने यह नहीं बताया है कि क्या वही वो आदमी था जिसके साथ उसे उस रात जाते हुए देखा गया था। जांचकर्ता उसे नहीं ढूंढ सके और जानकारी रखने वालों से संपर्क की अपील की है। जो भी व्यक्ति पुलिस को सिंथिया या अल्वारेज ओलिवेरा तक पहुंचाने में मदद कर सकता है उसे पुलिस टिपलाइन 503-856-3529 पर संपर्क करना चाहिए। नंबर 2। शुरुआत में माना गया कि 24 वर्षीय ब्रियाना वाइबर्ट की गुमशुदगी का मामला सामान्य होगा, लेकिन जब उसकी गुमशुदगी वाले दिन की कुछ चिंताजनक बातें सामने आई तो जांचकर्ताओं को उसकी सुरक्षा और भलाई को लेकर चिंता होने लगी। ब्रियाना को 3 साल की उम्र में माता पिता ने और 16 साल की उम्र में बॉबी जो स्टोन ने गोद लिया, जिनके साथ वो मिशिगन के बर्च रन में रहने लगी। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लिंट टाउनशिप में रहने लगी। इससे पहले वह शादीशुदा थी और उनकी एक बेटी व 3 बेटे थे। आखिरी बार जब वह किसी के संपर्क में थी वह 14 जुलाई 2017 को था, जब ब्रियाना ने फोन पर लिजा हॉल से बात की थी। उन्होंने ब्रियाना की न्यूयॉर्क यात्रा के बारे में बात की, जिसमें उन्हें अपनी बहन की जेंडर रिवील पार्टी में शामिल होना था, लेकिन उस रात कुछ गलत हो गया। ब्रियाना और उसके बॉयफ्रेंड में बहस हुई और वो घर छोड़ गई। इसके बाद वो मैराथन गैस स्टेशन गई, जहां उसे सीसीटीवी में देखा गया। यहीं पर गवाहों ने उसे एक आदमी के साथ एक लाल पोंटियक एज़टेक कार में बैठते हुए देखा, जिसे उसके परिवार वाले नहीं जानते थे। इसके बाद उसे उसी आदमी के साथ एक एडल्ट क्लब में देखा गया, जहां कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि उसकी हालत बहुत खराब थी। आगे की सीसीटीवी फुटेज में ब्रियाना को उसी सुबह करीब 45 बजे फ्लिंट के साउथ सागिनो स्ट्रीट पर एक मोबाइल गैस स्टेशन पर फिर से देखा गया। फुटेज में वह बेचैन दिख रही है और जांचकर्ताओं ने उसके दाहिने हाथ में चोट देखी। वह अस्थिर थी और सीधे खड़े रहने को दुकान की शेल्फ पकड़नी पड़ी। इसके बाद वो गैस स्टेशन से निकलकर सागिनो स्ट्रीट पर उत्तर चली, लेकिन पोंटियक में बैठे आदमी ने शायद घर जाने का फैसला किया, क्योंकि उसने उसका पीछा नहीं किया और गाड़ी लेकर चला गया। ब्रियाना उस रात घर नहीं पहुंची और उसके बाद से कोई उसे देख या सुन नहीं पाया, जिससे पूर्व की घटनाएं रहस्य बनी हुई हैं। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि उनका झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था कि घर में पानी की सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से ब्रियाना के बच्चे वहां उससे मिलने नहीं आ सकते थे। इसी झगड़े के दौरान उसने अपनी ही बांह घायल कर ली थी। पोंटियक कार में मौजूद आदमी को ढूंढ निकाला गया और उसने बताया कि ब्रियाना ने उससे एक रेस्टोरेंट तक लिफ्ट मांगी थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे पहले उस क्लब में रुकेंगे जहां वो पहले काम करती थी। उसका मोबाइल फोन उस कार में 6 दिन बाद मिला, जब वो गायब हो गई थी, और उसका बैग आखिरकार उसके घर के पास एक खाई में मिला। उस आदमी को शक से बरी कर दिया गया है और ब्रियाना के मामले में वर्षों से
कोई नई जानकारी या गवाह सामने नहीं आया जिससे प्रगति कम हुई है। उसके भूरे बाल उस समय लाल रंगे थे और उसकी आंखें भी भूरे रंग की हैं। उसकी लंबाई 5 फुट 9 इंच और वजन करीब 130 पाउंड है। उसे आखिरी बार क्रीम शर्ट, काले लेगिंग्स और फ्लिप फ्लॉप्स में देखा गया। जो कोई जानता है कि ब्रियाना कहाँ हो सकती है या उसके साथ क्या हुआ, वह फ्लिंट टाउनशिप पुलिस से इस नंबर पर संपर्क करे 810-603-2500। उसका केस नंबर MP 39280 है। नंबर 1, 31 वर्षीय सेसिलिया काब्रेरा 9 जून 2016 से लेमूर, कैलिफोर्निया से लापता है और भले ही उसके पति को उसकी जान लेने के लिए सजा सुनाई गई है, उसका मामला आंशिक रूप से अनसुलझा ही है क्योंकि उसे कभी पाया नहीं गया। उसका मामला तब शुरू हुआ जब कैलिफोर्निया स्टेट पेट्रोल को गोशेन के पास एक बाग में वाहन में आग की सूचना मिली। पता चला कि वह सेसिलिया की गहरे धूसर रंग की शेवरले मालिबू थी, लेकिन उसके अंदर या पास सेसिलिया का कोई पता नहीं चला। बाद में सुरक्षा फुटेज में सेसिलिया को सुबह 1 बजे से ठीक पहले टाची पैलेस कैसीनो लेमूर से निकलते देखा गया। जब संपर्क नहीं हुआ तो गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस ने सुराग ढूंढने शुरू किए कि उनके साथ क्या हुआ और कार वहां क्यों थी। इसके बाद घटनाओं की जटिल श्रृंखला शुरू हुई। ये सामने आया कि सेसिलिया का अपने पति से कई साल पहले तलाक हो चुका था और उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी जिसका नाम फ्रांसिस्को वाल्डिविया था। अजीब था कि वे साथ नहीं रहते थे क्योंकि फ्रांसिस्को दूसरी महिला के साथ था। सेसिलिया इस व्यवस्था के बारे में जानती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उनका सब्र जवाब दे गया था और उन्होंने एक दोस्त से कहा कि वो शादी खत्म करने के बारे में सोच रही हैं। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने वाल्डिविया से इस बारे में बात की थी और उसने उन्हें उससे अलग होने नहीं दिया था। उसी दोस्त ने बताया कि सेसिलिया और वाल्डिविया उस रात साथ में कैसीनो गए थे, जबकि वे कभी भी रात में साथ बाहर नहीं जाते थे। चिंता यह भी थी कि वह गायब होने से कुछ हफ्ते पहले धमकी भरे कॉल्स पा रही थी, पर उन्होंने नहीं बताया किसकी तरफ से थे। जांच में पता चला कि वाल्डिविया अवैध पदार्थों के व्यापार में था और उसे गिरफ्तार किया गया। उसने कहा कि उसकी गुमशुदगी से उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन बाद में यह झूठ निकला। सेसिलिया के गायब होने के 6 महीने बाद वाल्डिविया और उसकी दूसरी पत्नी रोसालिना लोपेस को उसकी हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया। तब यह खुलासा हुआ कि उसने सेसिलिया का इस्तेमाल सिर्फ देश में रहने के एक साधन के रूप में किया था, जिससे यह भी साफ हो गया कि वो तलाक के लिए क्यों राजी नहीं हो रहा था। हालांकि उन्होंने एकत्र किए गए सबूतों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने कहा कि सेसिलिया की हत्या संभवतः वाल्डिविया के साथ उसके रिश्ते के कारण की गई थी। वाल्डिविया को हत्या और आगजनी का दोषी पाकर उम्र कैद की सजा मिली। सेसिलिया कभी नहीं मिली और जो भी उसके ठिकाने के बारे में जानकारी रखता है उसे ट्यूलारे काउंटी शेरिफ के कार्यालय से 5598029400 पर संपर्क करना चाहिए। सेसिलिया का केस नंबर MP 51157 है। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सके। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आप सभी से अगले वीडियो में मिलूंगा।